गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने इसकी विशेषताएं देखी थी, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था का रूप देखा था, उसके लक्षण देखे थे। आज हम देखते हैं कि अमेरिका में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें केंद्रीकरण की वृद्धि क्यों हो रही है या केंद्र सरकार अधिकाधिक शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, इसके कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यद्यपि संविधान निर्माताओं ने अमेरिका को एक कठोर संघीय व्यवस्था के ढांचे में ढाला था, किंतु परिस्थितियां इस प्रकार बदली हैं कि केंद्र की स्थिति अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है और संघीय सरकार अधिकाधिक शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। लियोनार्डो का तो इस संबंध में यहाँ तक कहना है कि आगामी चौथाई शताब्दी में राज्य खाली खोखले बन जाएंगे, जो मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे तथा जो अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर या केंद्रीय कोष पर निर्भर रहेंगे। ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि इस केंद्रीकरण के कारण क्या है। तो अमेरिका की जो संघ व्यवस्था है उसमें केंद्रीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन। तो जब संविधान बना था उस समय आपको पता है कि अमेरिका एक ग्रामीण समाज था। छोटे छोटे गांवों में एक दूसरे से पृथक दूरी पर रहते थे लोग। उनकी आवश्यकताएं भी सीमित होती थी, जो राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जा सकती थी। परंतु बाद में औद्योगिकरण के विकास ने व्यापार, यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका सामना करने में राज्य सरकारें उतनी सफल नहीं हुई, नितांत असमर्थ सिद्ध हुई वो। तो राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभालने और व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी संभाल ली। इससे जो है केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। दूसरा है इसके अंदर निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। तो हमने पिछले इसकी देखा था कि जहाँ संघात्मक शासन की जो विशेषताएं थी उसमें हम देखा था कि अमेरिका में निहित शक्तियों के सिद्धांत का पालन किया गया है, यानी केंद्र गणना और अवशेष के सिद्धांत के तहत गणना की गई है केंद्र सरकार की शक्तियों की, और अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्यों को दी गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार को इन शक्तियों के संचालन में या इन शक्तियों की क्रियान्विति में यदि अन्य किसी शक्तियों की आवश्यकता है तो वो इसमें निहित मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से निहित शक्तियों के तहत जो है संविधान द्वारा संघीय सरकार को जो प्रदान की गई हैं मूल शक्तियों के साथ साधनों के रूप में संबंध है। और संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति दी है। पर व्यापार शब्द इतना बड़ा व्यापक है कि उसके प्रबंध के लिए बैंक प्रणाली, यातायात, संचार आदि अनेक विषयों का प्रबंध भी उसे अपने हाथ में लेना आवश्यक है। तो निहित शक्तियों के सिद्धांत के तहत जो है केंद्र सरकार की शक्तियां बहुत अधिक विस्तृत हो जाती हैं। अगला है इसके अंदर गृह युद्ध। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में 1861 से 65 तक हबशियों की मुक्ति के प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ। इससे भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। तो गृह युद्ध ने भी केंद्र को मजबूत बनाया है। अगला है न्यायिक निर्णय। तो केंद्रवाद के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने बहुत अधिक योग दिया है। न्यायालय द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या इस प्रकार होती गई कि संघीय सरकार की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। असल में न्यायाधीश मार्शल ने केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अनेक विवादों में केंद्रीय सरकार के पक्ष में निर्णय दिए। उनका कहना था कि यदि राज्य सरकारें जनता द्वारा चुनी हुई हैं तो केंद्र सरकार भी जनता द्वारा चुनी हुई है, अतः उसे भी देश हित में कानून बनाने का उतना ही अधिकार है जितना कि राज्य सरकार को। तो समय समय पर न्यायाधीशों द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो केंद्र को मजबूत करने वाले हैं, केंद्र की शक्तियों में इजाफा करने वाले हैं। अगला है राज्यों को अनुदान। तो अमेरिका में राष्ट्रीय सरकार राज्य को सामाजिक कल्याण के लिए अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देती है। राष्ट्रीय सरकार राज्यों को यह सहायता कुछ शर्तों के साथ देती है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि सहायता
जिस उद्देश्य के लिए दी जाए उसी पर खर्च हो। सहायता के बदले में राज्य सरकारें ये शर्त स्वीकार करती हैं कि राष्ट्रीय सरकार को विकास योजनाओं और नीतियों की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। ऐसा भी देखा गया है कि अपने प्रदेश के विकास की दृष्टि से राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां और आर्थिक कारणों से स्वयं सौंप देती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें ऑग तथा रेक के अनुसार निसंदेह कुछ शर्तों पर दिया हुआ अनुदान राज्य की कार्यपालिकाओं तथा विधानमंडलों की स्वतंत्रता को घटाता है। जिन कार्यों में राष्ट्रीय सरकार आर्थिक सहायता देती है उनमें राष्ट्रीय सरकार के एक प्रकार से छोटे प्रदेश ही होते हैं। अगला है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भी अमेरिका में शक्ति के केंद्रीकरण को बल मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। साम्यवादी व्यवस्था तथा पूर्व सोवियत संघ और चीन उसके प्रतिद्वंदी रहे हैं। अणु शक्ति के अन्वेषण के कारण अब अमेरिका बाह्य आक्रमण की संभावना से भी अछूता नहीं है। शीत युद्ध की राजनीति में केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां इस प्रकार की बनी कि केंद्र को मजबूत होना पड़ा। अगला है वैज्ञानिक खोजें। तो अमेरिका और रूस दोनों ही समुद्र तल और वायुमंडल की खोज में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय सरकार अपने देश के मान और प्रतिष्ठा को विश्व भर में बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। ये कार्य राज्य सरकारें नहीं कर सकती। फलतः वहाँ लोगों में प्रादेशिक भावना घट गई है और लोग संघीय सरकार के नेतृत्व की ओर देखने लगे हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक खोजों ने भी केंद्र को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की हैं। अगला है संवैधानिक संशोधन। तो समय समय पर अमेरिकी संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनके कारण भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ 16वें संशोधन द्वारा केंद्र सरकार को आयकर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार 15वें तथा 19वें संशोधन द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया है। इनसे संघ सरकार की शक्ति बढ़ी है। और लास्ट है इसके अंदर केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। तो जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अधिक सम्मान की भावना है। सन 1930 के आर्थिक संकट के समय जब राज्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके, रूजवेल्ट सरकार ने देश को आर्थिक संकट से निकालकर पुनर्निर्माण के मार्ग पर आरूढ़ किया। जनता की रुचि व आस्था के कारण केंद्र अपने लिए अधिकांश शक्तियां प्राप्त करता जा रहा है तथा वह शक्तिशाली होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये कारण हैं जो अमेरिका की संघ सरकार को और मजबूत करते हैं और राज्य की अपेक्षा उसको शक्तिशाली बनाते हैं। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो अमेरिका में केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने बहुत से लोगों के मन में यह संदेह पैदा कर दिया है कि क्या अमेरिका अब भी संघ राज्य है। ड्रमंड के शब्दों में सच्चाई ये है कि अब हमारी संघ व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है और उसके पुनरुत्थान की अब उसी तरह आशा नहीं है जिस तरह से सेब के एक बार पेड़ से तोड़कर फिर से पेड़ पर लगाने की आशा नहीं की जा सकती। बहुत से लेखकों ने केंद्रीकरण को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है, अन्यथा राज्य संघ सरकार की एजेंसियां मात्र ही रह जाएंगे। यह सच है कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु अमेरिका में संघवाद निष्प्राण नहीं हुआ है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य अब भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन्हें अब भी काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त है। वस्तुतः अमेरिका का संघ अब इस युग में आ गया है जिसे सहकारितापूर्ण संघ व्यवस्था का युग कहा जा सकता है तथा जिसमें राज्य व केंद्र का संबंध इस बात पर नहीं चलता कि कौन किसके अधीन है, वरन यह इस पर चलता है कि राष्ट्र हितों में दोनों में सहयोग किस प्रकार चल सकता है। फिर भी आज संघीय सरकार केवल केंद्रीय सरकार ही नहीं रही है, ये 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय सरकार बन गई है। इसलिए ग्रिफिथ ने कहा है कि हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अब आज आपका अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला जो चैप्टर है वो आज ख़त्म हुआ। धन्यवाद।